नमस्कार, डिबेट लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोहित रंजन। 2024 सामने है। 2024 में क्या मुद्दे होंगे जिसको लेकर आमने सामने लोग खड़े हो जाएंगे और ये कहेंगे कि हाँ, इस बार अगर जनता का भरोसा किसी को मिलना है तो वो हमारी पार्टी है। किन मुद्दों पर? हालांकि इस बीच में जो सबसे अहम है वो है बयानबाजियों का दौर। ये सबसे अहम हो जाता है कि बयानबाजियों की जो कलाबाजियां लगातार दिखा रहे हैं नेतागण, क्या उससे जनता के बीच में अपनी छवि को मजबूत करेंगे या अपने साख को कमज़ोर करेंगे? क्योंकि यहाँ प्रांत की भी सियासत है, यहाँ जातियों की भी सियासत है। और उसके बाद विकास जो सबसे अहम मुद्दा कभी हुआ करता था वो शायद पीछे रह जाता है क्योंकि उस पर चर्चा होती ही नहीं है। विपक्ष क्या उस पर बात नहीं करना चाहता। मुद्दा ये भी है कि सदन में हंगामा होता है, उसके बाद निलंबन की पूरी प्रक्रिया चलती है और उसके बाद क्या वो मुद्दे गौन हो जाते हैं जो जनता से जुड़े होते हैं? क्या यहाँ पर बीजेपी लीड ले लेती है, विपक्ष कमजोर हो जाती है? विपक्ष एक साथ होने का दावा करता है लेकिन कई मुद्दों पर विपक्ष ही बिखरा हुआ नजर आता है। आज इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। सबसे पहले उनसे मिलवाते हैं। शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ होंगे, और कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा साहब हमारे साथ होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत आज मैं सबसे पहले कांग्रेस से ही करूंगा क्योंकि कांग्रेस क्या रणनीति बनाने वाली है, तैयारी क्या करने वाली है? क्योंकि इस बार तो बड़ा कुनबा तैयार करके आलोक जी आप लोग निकले हैं, तो इस बार 2024 में क्या मुद्दे ऐसे हैं जिस पर आपको लगता है कि जनता का विश्वास आपके पास आ जाएगा? देखिए, मुझे लगता है 2014 के जो मोदी जी के भाषण हैं, अगर केवल वही भाषण बीजेपी और जनता उनके पर ही केवल विचार कर ले, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ बेरोजगारी की मार अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ महिला पर अत्याचार अब की बार उनकी सरकार, काला धन 4 लाख करोड़ आना था, सबके अकाउंट में 15-15 लाख आने थे, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलने थे। मुझे लगता है कि अगर तमाम चीज़ों को हम देखें तो चाहे वो अर्थनीति हो, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो सामाजिक नीति हो, हर बार चुनाव में नए नए मुद्दों को लेकर आना और जनता को गुमराह करना ये बीजेपी का काम रहा है। अभी 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे जब आए हैं, उसके बाद आज 1 महीना होने को आया, राजस्थान में मंत्रिमंडल नहीं है और राजस्थान के अंदर तमाम जो घोषणाएं की थी उनसे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी मुकर चुकी है। तो बेरोजगारी है, महंगाई है, सीमाएं असुरक्षित हैं, और जिस तरह से आज तो संसद भी, जिसका मुद्दा आपने अभी उठाया, असुरक्षित है और गृह मंत्री एक बयान तक नहीं कर दे पाते हैं, और जिस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया संसद के अंदर, आप 150 के करीब सांसदों को निलंबित कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि देश की जनता पूरी तरह से देख रही है कि देश में किस तरह से आज राजनीति हो रही है, किस तरह से तमाम मुद्दों से देश को भटकाया जा रहा है। इन्हीं चीज़ों को लेकर इंडिया गठबंधन जनता के बीच में जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी। ठीक है आलोक जी, आपने जो इंडिया अलायंस की बात की, मैं उस पर आऊँगा क्योंकि उनके सुर बदले होते हैं। वहाँ पर अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर आप खामोश के हो जाते हैं। मैं उस पर आऊँ, लेकिन उससे पहले जो आपने पक्ष रखा शहजाद से भी मैं उसी पॉइंट पर बात करूँगा। शहजाद, 2014 के इश्यूज़ को उठाकर आलोक जी बोल रहे हैं, यानी 2024 तक में 10 साल बीत गया, कुछ बदलाव नहीं नज़र आया। देखिए, ये तो वो लोग हैं कि जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर और जनता के विवेक पर सवाल खड़े कर देते हैं। 2014 में जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा किया गया, इसलिए 2019 में बड़े मैंडेट से आए। और मुझे तो लगता है कि वादों की जहाँ तक बात है, एक बार वादा किया था कि भव्य राम मंदिर बनेगा, आज वो राम मंदिर बनने जा रहा है। जो रोम रोम करते थे वो आज राम राम करने लगे हैं। जो वादा किया था 370 हटेगा, वो 370 हटाई है। जो 8-8.5 साल से 9 साल से हमारी सरकार चल रही है, आज 10वें से तीसरे स्थान पर अर्थव्यवस्था जा रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी हुई है। 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त में मिलता है, उसके अलावा 60 करोड़ लोगों को कोई ना कोई लाभ जो है केंद्र की सरकार से मिलता है। 3.5 करोड़ लोगों का घर बना है, 12 करोड़ लोगों तक नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ लोगों तक शौचालय पहुंचा है। ये आंकड़े गिना दे। आज दुगने रेट से हाईवे बन रहे हैं, दुगने रेट से एयरपोर्ट बन रहे हैं। और मैं बता दूं, अनएम्प्लॉयमेंट 3.5% की रेट पे सबसे लोएस्ट पर है। 20% अनएम्प्लॉयमेंट था राजस्थान में। देखिए, 5 राज्य के चुनाव हुए, उसमें से 3 राज्यों में जो हुआ, जो उत्तर भारत के अगर मान सकते हैं, तो उसमें मध्य प्रदेश में तो हमारी सरकार रिपीट हुई 18 वर्ष के बाद। मतलब कौन परफॉर्म करता है और जो परफॉर्म नहीं करता है, इन्हीं मुद्दों पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इनको हटा दिया गया। इसका मतलब कि 18 वर्ष बाद भी हमारे काम पर, हमारे परफॉर्मेंस पर वोट करते हैं। और अगर इतने सारे मुद्दे हैं इनके पास, तो मेरे केवल 3 सवाल है। इन्होंने क्या कहा था, ओबीसी कार्ड लेकर आए थे, ओबीसी कार्ड चला नहीं, रेवंत रेड्डी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। रेवंत रेड्डी का बयान है कि बिहार के डीएनए से, कुर्मी के डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर होता है। मेरे पास वीडियो है, मैं बता देता हूं। उसके बाद इनके गठबंधन के साथी का क्या बयान आता है कि डीएमके के नेता मारन जी कहते हैं कि उत्तर भारतीय के जो लोग होते हैं ये
टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं। और पहली बार ऐसा बयान नहीं आया, सेंथिल कुमार कहते हैं गौमूत्र राज्य। अरे जब आप जीते यहाँ पर तो ये गौमूत्र राज्य नहीं थे क्या? हम लोग गौमूत्र राज्य से हो गए। और क्या ये मानसिकता है कि कभी वो संवैधानिक पदों का अपमान? आज भी कांग्रेस के एक नेता ने संवैधानिक पद पर बैठे हुए जगदीप धनखड़, जो कि जाट समाज से, ओबीसी समाज से पहले उपराष्ट्रपति है, वो बने हैं, तो उनकी नकल करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि जाट की ये झुके हुए जाट और टूटी हुई खाट है। बताइए कि जाट कभी झुक सकता है? उसने हमेशा अपने कंधे को, अपने सीने को तान कर भारत सेना में सेवाएं दी है। ये कहते हैं जाट झुक गया और ये टूटी हुई काट है। और किस प्रकार से मिमिक्री की गई। और आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं, देखिए राष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं कहना, ओबीसी प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से उन्होंने गाली दी, और आज भी एक पॉइंट, ये जो जाट शब्द आप लोगों ने डाला, ये स्टेटमेंट तो कांग्रेस की तरफ से कभी दिया ही नहीं गया। जो मिमिक्री की गई थी वो कल्याण मुखर्जी मिमिक्री कर रहे थे, उन्होंने कहीं जाट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ये तो आप लोगों को सूट किया ना, इसलिए आप लोगों ने वहां पे जाट समीकरण जोड़ दिया। आज आपने उदय बान, जो इनके हरियाणा के अध्यक्ष हैं, उनका बयान सुना है? उन्होंने कहा, मैं कोट अनकोट कर रहा हूं, कि उपराष्ट्रपति झुके हुए जाट और टूटी हुई खाट, इनका कोई उपयोग नहीं होता। वैसे खाट लेकर कौन भाग गया था इनकी खाट सभाओं से, किसान सभाओं से? क्योंकि किसानों को भी इन्होंने किस प्रकार से धोखा दिया है। शिवानंद पाटिल ने कहा है कि किसान आत्महत्या इसलिए करते हैं ताकि कॉम्पनसेशन मिल सके। ये कहते हैं कि किसानों के बारे में कि डाउट आए, ऐसी किसान जो है वो अपेक्षा करता है ताकि उसको पैसे मिल जाए। तो किसानों का अपमान करना, अब ये चले जाएंगे किसान आंदोलन को लेकर, सारी बातें पुरानी निकालेंगे। पर मुझे बताइए कि अगर इन्होंने किसानों के लिए काम किया होता तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार क्यों नहीं आई? और ये कार्ड फेल हो गए, सनातन को गाली देने वाला कार्ड फेल हो गया। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है? हिंदू धर्म ही धोखा। आपने पहले बार में ये सारी बातें जब फेल हो गई तो अब मैं तो एक-एक करके आना चाह रहा था। शहजाद ने नहीं, बताइए डीएमके के जो बयान आए, अब जवाब ले लेता हूं ना, आलोक जी से जवाब। क्या आलोक जी एक सवाल जो भी वक्तव्य में नहीं, कहीं इसमें एक पॉइंट मेरा जोड़ लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। 2014 से आपने शुरुआत किया था, इसलिए मैंने वहीं से किया। 2014 के बाद दूसरे टर्म में मोदी गवर्नमेंट आ गई। इस बीच में जो राज्यसभा के कई राज्यों के चुनाव हुए, उसमें बीजेपी ज्यादा अच्छी परफॉर्मर बनकर आई। तो फिर आपके कथनी और करनी में जनता क्यों नहीं भरोसा कर पा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि मैंने जो मुद्दे उठाए उनमें से एक का भी जवाब नहीं मिला। राम मंदिर भी आ गया, सनातन भी आ गया, जाति भी ले आए। यही इनका डिवाइड करने का जो तरीका है ना, किसी ने नहीं कहा मिमिक्री में कि कौन किस जाति से है, लेकिन क्योंकि उपराष्ट्रपति महोदय को सूट करता है कि मेरी जाति का अपमान हो गया। अरे जब वो साक्षी मलिक के साथ क्या क्या हो रहा था और तमाम चीज़ें थी, तब वो उनको अपनी जाति और अपनी जातियों का हित समझ नहीं आया था। लेकिन जाति के आधार पर वोट मांगना, सनातन के आधार पर वोट मांगना, 18.5 साल तक मध्य प्रदेश में शासन करने के बाद, उसके बाद भी राम मंदिर का फोटो लगाकर वोट मांगना, 80-20 पर वोट मांगना, शमशान कब्रिस्तान पर वोट मांगना, ये सब इनकी पूरी डिक्शनरी बनी हुई है। अच्छा आलोक जी, अगर ये इन्हीं मुद्दों पर इनको वोट मिल भी जाता है और इन्हीं मुद्दों पे आपकी पार्टी पीछे चली भी जाती है, तब क्या करेंगे? अब तो राम मंदिर भी बन रहा है 22 जनवरी को, मैं कहता हूं भव्य राम मंदिर का जनता के विवेक पर छोड़ना चाहिए। जनता को क्या अच्छा लगता है, अगर जनता को वही सूट कर रहे हैं मुद्दे, तो स्वाभाविक है कि जनता वोट देगी उन मुद्दों पर। वापस आता हूं, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त देना पड़े और मॉल न्यूट्रिशन में लगातार गिरते चले जाएं, भूखमरी के इंडेक्स में लगातार गिरते चले जाएं हम, मीडिया के इंडेक्स में लगातार गिरते चले जाएं हम, उसके बाद भी आप कहेंगे कि बहुत अच्छा विकास हो रहा है। 4 गुना देश के ऊपर कर्जा चढ़ जाए, 205 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ जाए, और उसके बाद भी कहें आप विकास हो रहा है। इन्होंने कहा कि 20% वहाँ पर राजस्थान में बेरोजगारी थी, मैं इनको ठीक कर दूँ। 20 नहीं थी, 26 थी, और हरियाणा में आज 38 है, जहाँ 10 साल से आप काबिज हैं। केवल मुद्दों को झूठे तरीके से परोस देना। किसान की बात करते हैं, किसान की आय हमारे टाइम में 32 रुपए पर कैपिटा थी, नीति आयोग का आंकड़ा। 2022 में भाइयों बहनों मित्रों सारे किसानों की आय डबल हो जाएगी। हो गई क्या डबल? एमएसपी की गारंटी देंगे, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट रिकमेंड हो जाएगी। हर झूठ को किस तरह से दूसरे मुद्दे से दबाया जाता है, ये इस सरकार को आता है, और उसमें तमाम जो एजेंसीज हैं वो साथ देती हैं। अब तो हम पूछ रहे हैं कि मीडिया के साथियों को भी लाल डायरी पे करनी चाहिए चर्चा, क्या हुआ महादेव ऐप पर फिर करनी चाहिए। मीडिया के साथी हमसे सवाल पूछते थे, हम तो पूछना चाहते हैं कि भाई अब कब आप उनके जो सच्चाई है उसको लेकर आएंगे। केवल और केवल मुद्दों से भटकाना, और उसमें बहुत बड़ा एक मीडिया का तंत्र भी साथ रहता है कि किस तरह से मुद्दों को भटकाया मंच जाए। पे आप खड़े हैं, आपको तो मैं इंटरव्यू भी नहीं मैं कर रहा हूं, फिर ये कहूंगा, मीडिया ये जो आपको मौका भी दे रहे हैं कि आप बोलिए ना। आप मीडिया पॉइंट आउट क्यों कर रहे हैं? फिर कह रहा आप मीडिया ही आप, मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूं। आपको प्रतिकूल सवालों को सुनने की आदत हो गई। इसलिए मैं तो आपको वक्त दे रहा हूं। अनुराग जी, मैंने आपके ऊपर तो सवाल ही नहीं पूछा, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हो गई है। तो
नहीं, आप मीडिया पर्टिकुलर मैंने कहा 205 लाख करोड़ का कर्जा देश पर हुआ, आईएमएफ ने चेताया, कितने मीडिया ने उसके ऊपर डिबेट की। सोचिए जरा, पूरा एजेंडा चल रहा है कि राम मंदिर चलाएंगे। अभी जब तक 4 राज्यों का चुनाव था तो एजेंडा राम मंदिर चलाएंगे, ये नहीं समझा मैं। क्या आप नहीं चाहते कि राम मंदिर बने? राम मंदिर बने ना बने, एजेंडा राम मंदिर में एजेंडा मैं बताता हूं, जब तक चुनाव होगा तब तक ये सारी चीजें चलेंगी। जब तक 4 राज्यों का चुनाव था तो इजराइल और हमास चल रहा था। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, सारे रिपोर्टर्स वहां से भागकर इंडिया आ गए, क्योंकि अब हमास से बीजेपी को वोट जितना मिलना था मिल गया। शहजाद, इनको इसके बाद और इजराइल मैं फिर कह रहा हूं, सबको लेकर आप आ जाइए। फिर कह रहा हूं, किस कुंठा में जी रहे हैं? कुंठा में नहीं हूं मैं, लग रहा है वास्तविकता बता रहा हूं आपको। वास्तविकता ये नहीं है, वास्तविकता अगर ये होती तो फिर आप अपने नहीं आपको सर सुनिए अनुराग जी, बहस का विषय नहीं है। मैं केवल ये कह रहा हूं कि कौन कौन से रिपोर्टर्स कब इजराइल से वापस आए हैं, सबके टिकट मंगा लो। चुनाव खत्म होते ही अगले दिन सब वापस आ गए। चलिए, वापस मैं फिर कहूंगा कि असली मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे, किसान के मुद्दों पर लड़ेंगे, बेरोजगारी पर लड़ेंगे, महंगाई पर लड़ेंगे। आलोक जी, मैंने आपकी बात सुनी। देखिए, मेरे ओपनिंग वक्तव्य में मैंने 2014 और 2023 की तुलना 5-6 इंडिकेटर्स पे की। एक ही इंडिकेटर पे अपना परफॉर्मेंस बता दे। हमने 50 करोड़ अकाउंट खोल दिए गरीबों के, हमने 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया, हमने इन्फ्लेशन को 5% से नीचे रखा, जबकि 2 वैश्विक चुनौतियां हैं। आपके समय पर एवरेज इन्फ्लेशन 8.5-9%, 10% के ऊपर हुआ करती थी। आपके जमाने में $250 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज था, आज जो है $600 बिलियन तक पहुंच चुका है। इन्होंने डेट के बारे में बताया, डेट जो होती है, अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो डेट भी बढ़ेगा। जीडीपी टू डेट रेशियो देखते हैं, आज भी हमारी 81% है, यूनाइटेड स्टेट्स की 115% है। ये चुनौतियां कोविड के बावजूद भी डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो इतना कंट्रोल में है कि जापान में 200% है, फिर भी यहां पर कम है। और फिर भी मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके समय पर क्या था? हमारे यहां पर तो कोविड से पहले 48% पहुंच गया था, इनके पीक समय पर 62% था। तो बताइए कि तब कौन कर्जे में उतार रहा था? पर ये विषय बेरोजगारी पर ही चुनाव हुए क्या? जनता ने बेरोजगारी को देखकर वोट नहीं दिया, जनता ने इन्फ्लेशन को देखकर वोट नहीं दिया। मतलब जनता के विवेक पर सवाल, मीडिया पर सवाल। अच्छा, मीडिया आपको क्यों गर आते हैं भाई? आज शफीकुर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के नेता, इंडिया अलायंस के नेता, वो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद, तथाकथित मस्जिद को तोड़कर मंदिर वहां बना दिया गया, ये इंसानियत के खिलाफ है। मैं सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं मानता। अरे मीडिया क्यों गालियां देते हैं? आपके नेता ने स्टेटमेंट दिया, उनको बोलिए ना चुप रहे। क्या बोला आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने? हिंदू धर्म धोखा है। क्या बोला आरजेडी के नेता ने? तिलक लगाते हैं, ये माथे पर इनके तिलक भी होता है, मेरे अच्छे भाई है। तिलक के खिलाफ आरजेडी ने स्टेटमेंट दिया। रामचरितमानस जहर है, ये स्टेटमेंट अगर आप दोगे तो मीडिया उसको दिखाए भी ना। आप बता दीजिए ना, उदयनिधि स्टालिन पर क्या स्टैंड था आपका? आप पूरा दीजिए, अपने समय पर दीजिए। उदयनिधि स्टालिन पर क्या बयान दिया इन्होंने? खड़गे जी के सुपुत्र ने कहा कि सनातन जो है वो डिजीज की तरह, क्या बयान दिया आपने मुद्दों को छोड़कर इन बातों पर बात की, तो जनता ने प्रतिसाद दिया। और मैं कह रहा हूं, मीडिया को गालियां देने से बदले ये कह रहे कि आपने जाति क्यों बता दी। ये आज का बयान, मैं कभी झूठ नहीं बोलता डिबेट में, इनको भी पता है। ये हरियाणा कांग्रेस के चीफ है, इनका नाम है उदय भान। इनका स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी के काम की नहीं। तो ये ओबीसी कौन लेकर आया, जाट कौन लेकर आया? ओबीसी कास्ट सेंसस का विषय कौन उठाता है? राहुल गांधी उठाते हैं, जबकि लोगों ने कहा कि जातियों पर मत बांटो। तो मैं उनसे पूछ रहा हूं कि आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान क्यों किया? तब मैं पूछ रहा हूं ओबीसी वाइस प्रेसिडेंट का अपमान क्यों किया? और बताइए ना, आज आपके नेताओं ने जो स्टैंड लिया उस पर क्या कहना है आपका? ठीक है, चलिए आलोक जी जवाब दीजिएगा। एक बार ऑडियंस के बीच में जल्दी से। आदिवासी राष्ट्रपति हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जब ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब तमाम मुद्दे होते हैं उनके ऊपर अपने संवैधानिक पदों का ख्याल नहीं रखते हैं। संविधान के अंदर उनकी तमाम पावर्स हैं। जिस तरह से संसद में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, क्या राष्ट्रपति महोदय की एक भी स्टेटमेंट आई आप लोगों ने देखी? महिलाओं पर अत्याचार हुए, क्या एक भी स्टेटमेंट आई उनकी? केवल उनको आप केवल जाति सूचक बनाकर क्या हमने ट्राइबल को बना दिया? अरे भाई, दलित भी बनाए थे आपने राष्ट्रपति। 5 साल में यहां पर सब युवा बच्चे बच्चियां बैठी हैं, क्या दलितों के लिए एक कोई फायदा वो राष्ट्रपति महोदय करके गए हो? तो जरा आप बता दीजिए मुझे। आप तो सीधे संवैधानिक पद पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा, संवैधानिक पदों पे नहीं सर, आप थोड़ा सा डील करें। केवल आप जाति के नाम पर वोट लेंगे और उसके बाद उनसे कोई एक सेकंड सवाल सुन लीजिए। जरूर। नमस्कार सर, मैं बीजेपी से पूछना चाहती हूँ कि अभी हम नोएडा यूपी में मौजूद हैं, ठीक है? तो 2017 से पहले, यानी आपकी सरकार से पहले, लिटरेसी रेट 69.4% था, जो कि अब घट के 66.7% हो गया है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ऐसे कैसे भारत विकसित होगा? शहजाद जी, देखिए, जहाँ तक यूपी का लिटरेसी रेट है, आप कह रही हैं
कि वो घटकर यहाँ पर 67% हुआ है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपके आंकड़े सही है। आप अपने उनको आंकड़ों को करेक्ट कर दीजिए। क्योंकि आपने कितना कहा था, कितना हुआ है? देखिए, मेरी जानकारी में जो मेरे पास आंकड़े हैं उसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है। वो तो बता रहा है कि लिटरेसी रेट पूरे देश का ही बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ लिटरेसी रेट के विषय में। देखिए, यहाँ पर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, 5 बजे 6 बजे महिलाओं का बाहर जाना नामुमकिन हो जाता था, इतना आतंक रहता था। आज जिस प्रकार से योगी सरकार ने बुलडोजर चलाए हैं और जिस प्रकार से माफियाओं पर कानून व्यवस्था चलाई है, उससे तो आज माफिया कहते हैं कि हमें जेल में रहना बेहतर है। और बाकी आज महिलाओं की सुरक्षा से लेकर बाकी सुरक्षा तक किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। और बच्चियां आप कॉलेज भी जाती है, स्कूल भी जाती है और निडर होकर जाती है। इसलिए मुझे लगता है वो आंकड़ा चेक कर लेंगे एक बार। सर नमस्कार, मेरा सवाल कांग्रेस से है कि राम मंदिर के लिए सभी को न्योता मिला है, राहुल जी और सोनिया गांधी जी को भी मिला है, क्या वो जाएंगे? क्योंकि जहां तक मेरी मीडिया के माध्यम से खबर है, राहुल जी को नहीं मिला है, सोनिया जी और खड़गे जी को मिला है। वो उनके विवेक पर है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, कोई धार्मिक कार्यक्रम है वो, और वो राम मंदिर ट्रस्ट का कार्यक्रम है, ना ही सरकार का कार्यक्रम है। जिसका मन करेगा वो जाएगा, जिसका मन करेगा बाद में चला जाएगा, जिसका मन करेगा पहले चला जाएगा। अच्छा आलोक जी, आपने वृंदा करात का स्टेटमेंट आज सुना था? इंडी एयरलाइंस में वो भी है, वृंदा करात भी है, इसलिए मैं एक स्टेटमेंट सुना दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर में जो पूजा की प्रक्रिया होगी हम नहीं जाएंगे। उन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि धर्म विशेष की राजनीति हम और हमारी पार्टी नहीं करती है। इसमें धर्म विशेष क्यों आ जाता है? प्रभु राम के मंदिर में जाकर दर्शन करना, पूजा आराधना करना जब दुनिया की नजर होगी, वहां धर्म क्यों जुड़ जा रहा है? जब बीजेपी श्री राम मंदिर प्रकोष्ठ बनाकर पैसे इकट्ठे करे तो उसको राजनीति से जोड़ना कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि मंदिर बीजेपी ने बनाया? नहीं, मैंने नहीं मान रहा हूँ। अभी आपने बीजेपी का मंदिर से, बीजेपी से का मंदिर से कोई मतलब नहीं। मैंने नहीं कहा मंदिर तो बना। फिर क्या दिक्कत है सर? मंदिर अगर फिर सुनिए ना, शिलान्यास हो रहा है। देखिए मैं बताता हूँ, 1986 में इनका एक शिमला में अधिवेशन होता है, उसमें साफ ये कहते हैं कि राम मंदिर जो है वो आस्था का विषय, न्यायालय का नहीं। ये तो कभी कोर्ट भी नहीं गए भाजपा के लोग। तो जो लोग कोर्ट गए आज उनको भी साइड कर दिया। आज केवल और केवल जिस तरह से राम मंदिर के ऊपर तमाम चीजें चल रही हैं, वो देश समझ रहा है कि भाई क्या हो रहा है। लोकसभा के चुनाव से पहले किस तरह से क्या क्या गतिविधियां पूरे समाज के अंदर चल रही, यह आस्था का विषय है। मैं जाऊं ना जाऊं, मुझे हो सकता राम, प्रभु राम से ज्यादा मेरी आस्था हनुमान जी में, तो मैं हनुमान जी का भक्त हूं। किसी की हो सकता है मां दुर्गा में हो। तो ये जबरदस्ती का सवाल रखना कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अरे भाई वो आस्था है, किसी की को जाएगा या नहीं जाएगा। पब्लिक भी तय नहीं करेगी, उन्हें क्या पूछना है, वो तो जनता है, पब्लिक पूछ रही है, वो तो पब्लिक पूछ रही है, वो भी नहीं तय करेगी। कह रहा हूं कि आस्था का विषय है, अगर किसी को जाना होगा वो चला जाएगा, नहीं जाना होगा नहीं जाएगा। प्रभु राम से एक सेकंड ज्यादा, प्रभु राम से तो करोड़ों की आस्था जुड़ी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्या जैसे आस्था का विषय होता है तो हिंदुओं को लेकर कटाक्ष आया तो क्या उस वक्त आस्था चोटिल नहीं होती है? अरे भाई, तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं रोकते? पूछ रहा हूं, जो उस दिन पूजन के समय पे नहीं जाएंगे, क्या उनकी आस्था प्रभु राम में नहीं है? बताइए ना आप जरा। अच्छा, मतलब आप सब लोग जाएंगे? सब तो अयोध्या जा भी नहीं सकता ना, सवाल तो ये भी है ना, आप भी नहीं जा सकेंगे। पहुंच जाएंगे 100 करोड़ लोग, लेकिन वो स्पेसिफिक लोगों के बात 100 करोड़ लोग अयोध्या पहुंच जाएंगे पूजन पे। नहीं आलोक जी, वो स्पेसिफिक नाम की पूछ रहे हैं, वो राहुल गांधी का नाम लेकर पूछ रहे हैं, सोनिया गांधी का, क्योंकि भाई इतना भव्य है, इतना कौन 10 कैमरे लगाकर पूजा करने जाता है, कौन चुपचाप पूजा करके तो सर आजकल हर जगह चलते हैं। सबकी आस्था है। शहजाद देखिए आलोक जी, आमंत्रण जाएगा प्रभु राम के वहां पर मंदिर में जो नहीं जाएगा 22 तारीख को, वो हिंदू नहीं है या उसकी राम में आस्था नहीं है। ये तो मुझे लगता है पूरी तरह से यूनिवर्सिटी का ज्ञान। शहजाद, आलोक जी ने अभी एक बात बोली कि इनके लोग कभी कोर्ट नहीं गए। बिल्कुल सही कहा आलोक जी, हम कोर्ट नहीं गए और कभी हमने लटकाने अटकाने भटकाने का काम नहीं किया। जैसे कपिल सिब्बल जो आपके समय पर वकील थे, वो गए थे और कहा था कि राम मंदिर के मामले को लटका दो। देखिए मैंने आपके पीछे नहीं बोला आलोक जी, मैंने आपके एक शब्द नहीं, आप अपने समय पर बोले, आप आलोक जी फिर अपनी बात करनी है। अरे शहजाद बात रखिए, कमजोर शहजाद बात रखिए। मैंने कभी इंटरप्ट नहीं किया। और देखिए ये कह रहे हैं कि आस्था का विषय है, देखिए ना, तो वही तो है कि एक समय पर जिन्होंने ये हलफनामा देकर कहा हो कि राम जी का कोई अस्तित्व नहीं, आज भी डीएमके के एक नेता एलन गोवन जो इनके साथी, उन्होंने कहा कि राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है, वो काल्पनिक है। मणिशंकर अय्यर जो अभी भी कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने कहा था कौन से कमरे में पैदा हुए श्री राम, कोई और प्रभु के बारे में, किसी और के देवता के बारे में ऐसी बातें नहीं कही जा सकती। जिन्होंने हिंदू टेरर कहा, भगवा आतंक कहा, जिन्होंने कहा कि जो कृष्ण जी है वो जिहाद सिखाते हैं, ये शिवराज पाटिल ने कहा था। जिस प्रकार से उन्होंने कहा हिंदू गंदा शब्द है, समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा हिंदू इज अ डर्टी वर्ड, ये इनके नेता जो सतीश जारकिहोली कर्नाटक
मैं उन्होंने भी कहा, तो इनकी आस्था का विषय क्या है मैं कि उत्तर हिंदुत्व दूं? को आईसीस और बोको हराम कहना। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, ये कहते बार बार कि पैसा लूट लिया, पैसा लूट लिया, तो ये आंदोलन राम मंदिर के लिए ये तो 90s से शुरू हुआ है, इनकी तो 2004 से 14 में मैंने सरकार थी। शब्द तो आप एक इस्तेमाल किया, पैसा लूट लिया है। एक सेकंड शहजाद बोलिए, शहजाद जबरदस्त। बोलिए, आप देखिए, एंकर हैं ना, उनको रोक नहीं आप सकते उन्होंने ना, कहा क्या उनको बात नहीं में? रोक सकते। नहीं, इन्होंने जबरदस्त, शब्द इस्तेमाल नहीं मैंने तो किया। शहजाद ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया कि लूट लिया है। आप अपनी बात पूरी कीजिए। इन्होंने वो शब्द नहीं बोला जो आपने कहा। फ्लो टूट जाता है तो फिर ये चलिए, वही है ना चलिए, कि भाई प्लीज, अपने तर्क मजबूत नहीं है तो दूसरों को नहीं भाई, आप झूठ बोलोगे। मैंने अच्छा, कोई आपने क्या शब्द बोला? इस्तेमाल नहीं आपने क्या बोला? किया। आपने मैंने क्या बोला? शब्द इस्तेमाल क्या किया कि बोला? पैसा आपने लूट बोला? लिया। आपने क्या बोला? आप बताइए, आपने क्या बोला? सब बोलो बैठे ना, क्या मैंने शब्द रिपीट बोला? कीजिए, समय मत बर्बाद कीजिए, आपने रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए क्या बोला? छोड़ो ना, मैंने चलिए, मतलब ये आप मानते हैं पैसा नहीं रिमाइंड लूटा गया, करके- मतलब रिमाइंड करके- अच्छा आप सुन लीजिए, अब छोड़ो सुन ना, लीजिए, अब पैसा सुन लीजिए, आपने अब सुन लीजिए। 1400 करोड़ अरे रुपए भाई आपने क्या 1400 तरीका है करोड़ भाई? रुपए राम अब मंदिर के तरीका नाम क्या का है? विश्व हिंदू रोहित, परिषद क्या ने तरीका दिया। है भाई? मैं अब कह रहा हूं, आलोक जी शहजाद को पूरा करने दीजिए। ठीक है, जमीनों का बोलिए, पैसा बोलिए। लूटा बीजेपी के रोहित, मैंने डिसिप्लिन में अयोध्या में मैंने बीजेपी डिसिप्लिन के में लीडर्स कि आप ने ठीक है आलोक जी एक बार बात तो सुन मैंने लीजिए। नहीं आपने कहा था, लेकिन अब कह ठीक रहा है, हूं। चलिए ठीक है, कह देखिए, दिया मुझे ना लगा आपने। आलोक जी मेरे बड़े भाई है, इसलिए मैंने उनके नहीं यार, आप एक भी झूठ शब्द बोलोगे तो थोड़ी ना में बर्दाश्त एक भी करेंगे। शब्द आपने बहुत पूरे सारे शो झूठ के बोले। अंदर हिंदू मुसलमान और स्टेटमेंट के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आप। अब एक बार उनको सुन तो लीजिए सर। ये पब्लिक पूछ रही है राम मंदिर में जाएंगे कि नहीं, उसका जवाब आप भी दे रहे हैं, उसका जवाब शहजाद भी दे रहे हैं। शहजाद अपनी बात पूरी कीजिए, ऑडियंस से सवाल लूंगा। यही पार्लियामेंट में भी करते हैं, फिर सस्पेंड हो जाते हैं कि इस प्रकार से इंडिसिप्लिन क्या फिर सबको रोते सस्पेंड रहते हैं, कर इसलिए दीजिए यही भाई, तरीका है। देखिए क्योंकि आपको बिल ऐसे पास भाई, करवाने ऐसे हैं। तरीका नहीं ऐसे नहीं होता है ना। आलोक जी ये क्या करते हैं? ठीक है, मैं सवाल ले रहा हूँ। नहीं रोहित जी, मेरा तो फिर जल्दी से शहजाद प्लीज जल्दी से कंप्लीट कीजिए। मैं समझता हूं, और आलोक जी मेरे बड़े भाई है, अच्छी डिबेट के लिए अपने अपने समय पर बोलना आपको लगता है ये सही तरीका है? 30 सेकंड, या एक दूसरे को शहजाद, 30 इंटरप्ट करना सेकंड। सही तरीका है? आप बताइए, आप लोग मीडिया के स्टूडेंट से बताइए कि इंटरप्ट वाली डिबेट चाहिए कि एक एक व्यक्ति अपने शहजाद समय पर पॉइंट पे बोले? आइए क्या प्लीज। झूठ चाहिए कि सच चाहिए? आप बताइए। शहजाद पॉइंट पे अब आइए मैं अपनी प्लीज। बात रखता हूं। झूठ चाहिए कि मैं सच? अपनी आलोक बात जी, रखता हूं। मैं अपनी बात रखता हूं। मैंने इनसे पूछा कि इन्होंने कहा था कि बीजेपी ने ये आंदोलन चलाया था, बीजेपी ने जो पैसे इकट्ठा मैंने नहीं कर कहा लिए- बीजेपी ने आंदोलन अरे चलाया भाई था। यही कहा था आपने, आप मैंने नहीं देख कहा। लीजिए रिकॉर्डिंग। इन्होंने कहा था कि नहीं कहा रिकॉर्डिंग था? चलाई है, इन्होंने मैंने कहा था कहा कि नहीं तो कहा था? बीजेपी ने शहजाद आंदोलन ने कहा था कि नहीं कहा था? शहजाद रोहित जी, क्या शहजाद तरीका आप है? स्ट्रेच कर रहे हैं। शहजाद केवल पॉइंट पे सिनेमा आइए ना। कहा था शहजाद यार। पॉइंट पे आइए ना। अब बताइए, शहजाद पॉइंट पे आइए ना। क्या आइए सेकंड आलोक जी, अरे भाई, पॉइंट पे ऐसे आइए ना। थोड़ी शहजाद debate पॉइंट होती पे है, आइए। रोहित जी। शहजाद पॉइंट पे। एक आदमी अनुशासन से करे और दूसरा आदमी शहजाद interrupt point पे करे, आइए, उसको सर। बदले बोलने के बदले मुझे Audience बोला का जा रहा सवाल भी लेना है, देखिए, वक्त जा रहा है। इन्होंने क्या कहा कि अब वो फिर गए अपनी बात से और कह रहे कि नहीं मैंने ऐसे कोई आरोप नहीं लगाया, 2004 से 14 आपकी सरकार थी, जांच करा लेते, अगर वीएचपी या कोई भी संगठन गलत काम कर रहा था उसको रोक लेते। परंतु उस समय पर तो ये लोग ये कहते थे कि राम जी काल्पनिक है। आज मेरा केवल सवाल इतना है बृंदा करात से। बृंदा करात कहती है ये तो सांप्रदायिक हो जाएगा, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन ने तो पूरे सनातन को समाप्त करने की बात की, तब स्टेटमेंट नहीं आया। जब प्रियंक खड़गे ने कहा कि सनातन बीमारी की तरह, वो तब भी स्टेटमेंट नहीं आया। और बाकी सब तो छोड़ दीजिए, मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं कि किस प्रकार से केवल कांग्रेस के छोटे मोटे नेता नहीं, कांग्रेस के सर्वोच्च नेता क्या बोलते हैं, आप सुनिए। और यह है मल्लिकार्जुन खड़गे। मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। कौन लाता है धर्म को बीच में? मोदी जी अगर जीत जाएंगे तो सनातन का राज आ जाएगा, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। और ये हम पे आरोप लगाते हैं कि हम सांप्रदायिकरण करते हैं। बताइए कि ये स्टेटमेंट सही है गलत है? सनातन को क्यों बीच में लाया? सवाल सर, ऑडियंस का अब सवाल। मैं उत्तर दे, नहीं छोटा सा उत्तर दे देता हूं। आलोक जी प्लीज एक बार छोटा सा उत्तर नमस्कार दे। सर, मेरा नाम है अर्पिता सिंह। मेरा सवाल बीजेपी से है। आपने अभी बात करी थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरपोर्ट्स बनाने की, वो भी दुगनी रेट्स पे, तो इससे गरीब का क्या फायदा होगा? गरीब तो आज भी ट्रेन में जनरल क्लास के धक्के खा के जा रहा है, उससे गरीब का क्या फायदा? मैं आपको बात, शहजाद। बहुत अच्छा सवाल है बेटा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर 11 किलोमीटर प्रतिदिन के रफ्तार पे हाईवे बनता है, आज वो 37 किलोमीटर के रफ्तार पे बनता है, तो पहले तो उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो इसी देश के गरीब मजदूर लोग हैं जो वहां पर काम करते हैं, जिनको टॉयलेट क्लीनर बोलते हैं, जिनको ये कहते हैं कि उत्तर भारत के लोग टॉयलेट क्लीनिंग करते हैं। हमारे देश के लोग टॉयलेट क्लीनिंग करते हैं, वो भी गर्व से करते हैं, परंतु हमारे देश के लोग इस देश की रीढ़ को बनाने का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ को बनाने का काम करते हैं। जब 70 एयरपोर्ट 70 वर्ष में बने और आज वो 144 एयरपोर्ट्स बन गए, तो 74 एयरपोर्ट्स बनाने का काम किससे हुआ? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जो हाईवेज दुगने रेट से बने, उसमें कम से कम 5 लाख मैन डेज ऑफ जॉब जनरेट हुआ, ये केवल हाईवे बनाने में। जब मेट्रो 5 शहरों में होते हैं और 27 शहरों में मेट्रो होता है बेटा, तो मुझे बताइए कि मेट्रो में जब ट्रैवल करते हैं तो पोल्यूशन से भी बचते हैं और ट्रैफिक की समस्याओं से भी बचते हैं। और मेट्रो में कौन ट्रैवल करता है? यही आम नागरिक ट्रैवल करता है जो आप और मेरी तरह है। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर ये आम आदमी के लिए। शहजाद अब आलोक जी। इतना विकास किया फिर भी 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। आप इसके खिलाफ हैं? इतना विकास इसके किया, खिलाफ है? छोड़ो ना यार, रुको अभी। आप इसके खिलाफ है? बोल दो हाँ या ना। मैं किसी भी देश में अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जाता है तो उसको मैं बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं मानता हूं। अच्छा, कोविड पहली के दौर चीज। में क्या करते हैं सर? या कोविड गए 2 साल हो गए ना, कोविड गए 2 साल रुकिए हुए ना तो भाई फिर जरा, आप पटरी पे उनको तो नहीं लौट रोक
रोकते हैं, आप मुझे रोकने लग नहीं, जाते मैं रोक नहीं रहा हूं सर, मैं तो आपसे सवाल आप पे दोनों की add on कर जुगलबंदी रहा हूं। चलने चलिए। दीजिए। आपने कितना फिर आप टोका वही मुझे हो गए। उसका मैं फिर आपको कहूंगा फिर आलोक जी आप यार उसी पे कोविड- आगे। यार मैं तो आना ही पड़ेगा मुझे। चलिए आप अपनी बात रोकेंगे तो आप मुझे रखिए, मजबूर अपनी बात करेंगे। रखिए, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। इन्होंने कहा हलफनामा दिया प्रभु राम के बारे में, बड़ी गलत भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। साइंटिफिकली वहां पर प्रूव नहीं हुआ, इसका हलफनामा दिया। लेकिन यही बात 16 जुलाई 2016 को महेश शर्मा जो आपके यहाँ के सांसद थे, उन्होंने मां सीता के लिए यही बात कही थी पार्लियामेंट में खड़े होकर। अच्छा, लेकिन उसको नहीं चलाएंगे। उन्होंने कहा कि उनका जन्म कहां हुआ किसी को नहीं पता, साइंटिफिकली उसके कोई प्रूफ नहीं है। क्या ये सच बात नहीं है? जिन्होंने हिंदू टेरर कहा वो मंत्री हैं आर के सिंह साहब इनके यहाँ पर। वो उस समय पर होम सेक्रेटरी होते थे, लेकिन उनसे जो करवाना था वो करवा के और उनको अपनी पार्टी में ले लिया। मैं फिर कहूंगा कि आप जो बार बार कहते हैं उन्होंने ऐसा बोल दिया, उन्होंने ऐसा बोल दिया, उन्होंने ऐसा, अरे भाई सरकार आपकी है। अगर किसी ने गलत बोला है तो उस पर आप एक्शन लीजिए। अगर किसी ने गलत स्टेटमेंट दिया हो तो उस पर एक्शन लीजिए। हिंदू राष्ट्र की बात आपके 50 सीनियर लीडर्स कह चुके हैं। आरएसएस जो आपकी जननी है वो कहती है कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, नहीं कहती है क्या? क्या मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट नहीं है क्या? फिर कहूंगा मैं कि अभी भी आप लोगों ने 1 घंटे में एजेंडा समझ लिया होगा कि 2024 का एजेंडा क्या है। 100 स्मार्ट सिटी बन गई हैं, 15 लाख अकाउंट में आ गए हैं, काला धन आ गया है, जम्मू कश्मीर टेररिज्म खत्म हो गया है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अब केवल और केवल उसने सनातन पे ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे इस पे बोल दिया। मैं पूछना चाहता हूं 1100 कुछ टोल थे इस हिंदुस्तान में 2014 में, आज 3700 टोल हैं हिंदुस्तान में। दिल्ली से अगर मेरठ जाते हैं, देहरादून जाते हैं तो मेरठ का 1 टोल था, आज 5 टोल हैं। जो 25 से 30 रुपए का टोल था, जो सब 100, 125, 150 रुपए के टोल हैं। क्या ये सच नहीं? आज NHAI की क्या हालत है, उसके ऊपर कितना कर्जा है, उसके आंकड़े कभी बाहर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आंकड़ों के ऊपर इनको विश्वास नहीं। 2016 के बाद किसानों की आत्महत्या के आंकड़े आने बंद हो गए इस देश के अंदर। 2018 करके जवाब ले लूं सर। 2018 के बाद 20 सेकंड में 2018 के बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर के आंकड़े आने बंद हो गए, जो सुसाइड रेट था। अभी पार्लियामेंट में बताया कि 35,000 बच्चों ने पिछले 1 साल में सुसाइड किया है, उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी। बरक ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, आपको केवल इन्हीं चीजों में उलझाए अब रखेंगे। कोशिश ये कीजिए कि जो पॉइंट टू पॉइंट ये कह रहे हैं NHAI का, इन्होंने कहा सर, इन्होंने कुछ आंकड़े कहा कि 1100 टोल थे और अभी 3700 टोल हो गए। सड़कों का भी इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप किया वो भी बताइए, और ये बताइए कि सर ये जो बार बार पॉइंट कर रहे हैं कि स्थिति खराब हो गई, बच्चों की स्थिति खराब हो गई, सड़कों को लेकर आप जिस तरह से टोल वसूल रहे हैं, जेब पे बुरा असर पड़ रहा है, इन सबको जो बार बार ये काउंटर कर रहे हैं, इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, उस पर भी मैं आ रहा हूँ। देखिए, इस पूरी डिबेट में अगर किसी ने 2014 और 2022 की तुलना करते हुए हमने कितना काम किया है वो बताने का काम किया, पूरी डिबेट में मैंने ही किया है। और मुझे बताइए, निश्चित रूप से अगर पूरे देश में 60 साल में 3 लाख किलोमीटर सड़कें ग्रामीण बनेगी और आज उसको 7 लाख किलोमीटर मतलब 4 लाख किलोमीटर एडिशन किया जाएगा, जब हाईवेज इतनी दुगनी रफ्तार से बनेंगे तो निश्चित रूप से टोल तो बढ़ेंगे ना। इसका मतलब ज्यादा हाईवे और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, इसलिए तो टोल बढ़ रहे हैं। ये तो हमारी सरकार की मार्केटिंग कर रही है। अच्छा, मुझे इनसे पूछना है कि हिमाचल में इनकी सरकार है 1500 रुपए प्रति महिला को देंगे, कितने महिलाओं को दिया? हिमाचल में कहा कि हम लोग जो है दाम बढ़ा देंगे, घटा देंगे बिजली के 22 पैसे दाम बढ़ा दिए, और वहां पर 6 रुपया डीजल का बढ़ा दिया। बताइए किसको मार पड़ी? किसान को मार पड़ी। और कर्नाटका में इन्होंने बड़े बड़े वादे किए। कर्नाटका में उनके मंत्री शिवानंद पाटिल, उनका स्टेटमेंट भी है मेरे पास, वो कहते हैं कि फार्मर सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है क्योंकि उसको कॉम्पनसेशन चाहिए। अब बता दीजिए कि किसान आत्महत्या की उन्होंने बात की। उन्होंने स्वामीनाथन कमीशन की भी बात की थी। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट अभी आप गूगल चेक कर लीजिए, 2006 में आ गई थी। 2014 तक इन्होंने लागू नहीं किया। 2014 में मोदी जी आए, मोदी जी ने उसको लागू किया और MS स्वामीनाथन ने उसके लिए प्रेस किया। आप गूगल कर लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। आखिरी बात देखिए, इनसे मैंने खड़गे जी के बयान के बारे में पूछा, ये शफीकुर रहमान बर्क और ये सब तो छोड़ दो, केवल वहीं पर रहेंगे बयानों पर। अरे क्या तरीका है? बाहर नहीं जाए। ये क्या तरीका है भाई? वो भी क्या तरीका है? नहीं, ये तरीका नहीं, ये तरीका नहीं, हर बार इस प्रकार से करना ये तरीका नहीं। आलोक जी, आज आप शायद नहीं सर, जल्दी आपका आखिरी पॉइंट ऐसा कुछ नहीं भाई, मेरे पास तो आंकड़े हैं सारे। अब सुन लीजिए, अब देखिए, ये कह रहे हैं कि वो 2007 में फलाना एफिडेविट दे दिया था। ठीक है, मान लेते हैं, चलो 2007 की बात तो हो गई पुरानी। अब ये इनके गठबंधन के साथी है एलनगोवन DMK से। इन्होंने कहा जब मंदिर बन रहा है, अभी हाल ही का 2 हफ्ते पहले का बयान, राम जी काल्पनिक है। भाई ऐसे लोगों के साथ क्यों रखते हो रिश्ता? आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा हिंदू धर्म ही धोखा है। क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? बताइए एक बार। आप लोग इतनी बड़ी बातें करते हैं कि हम लोग से बड़ा कोई हिंदू नहीं है। स्टैंड क्लियर कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का शहजाद स्टैंड क्लियर कर रहे हैं, ये बताइए। देखिए, किस किस ने क्या क्या कहा आपके गठबंधन में,
राजभर ने नहीं, क्या सर, क्या अपनी कहा, बात कर लीजिए आज ना। मैं उसको लेकर आऊं तो उसका कोई वो है क्या? हम नहीं, सर, खंडन आप करते हैं, आप अपनी बात कर बताइए। लीजिए। हम मैं- खंडन करते मैं हैं, जब पूरी भी बोला तरह हम खंडन से- करते हैं। अब बताइए, मैं- हम आप तो- खंडन करते हैं, जिसने भी बोला सुनिए ना, अब आप बताइए। आप तो केवल खंडन करते हैं, मैं महाखंडन करता हूं महाखंडन करते कि हैं और समाजवादी जिसने के साथ रहेंगे। जिसने भी जो शब्द बोले वो गलत है। अच्छा, अगर कोई जिसने भी नहीं, मैं तो स्वामी कह रहा- प्रसाद मौर्य, अरे मैं कह रहा- एलन मैं गोवन, बताता हूं। उदयनिधि सुनो, स्टैलिन, मैं- सनातन पे मैंने खड़गे कहा- जी, मैंने बोलिए कहा- खड़गे जी का मैंने- नाम लीजिए। मैंने कहा 3 नाम आपने लिए, खड़गे जी का नाम लो। चौथा भी नाम ले लेता हाँ, हूं। बोलो, खड़गे जी सनातन का के नाम लो। खिलाफ अगर खड़गे जी ने कोई शब्द बोला हो तो मुझे बताइए। संविधान के खिलाफ अगर कोई चीज जाएगी, ये संविधान के ये उसके खिलाफ नहीं बोला। मोदी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा, ये सनातन के खिलाफ नहीं है क्या? सनातन का ये राज होना सनातन के चाहिए पक्ष क्या में इस बयान देश है। में? क्या इस मैंने देश में? आपको सुना दिया भाई। मुझे केवल ये बताइए, इस देश में सनातन का होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का आप लोग तालियां तो बजा रहे हैं। कहते सबका साथ सबका विकास है, लेकिन एक माइनॉरिटी के सांसद को वहां तक नहीं पहुंचा पाते हैं, लोकसभा तक 303 में से एक भी नहीं जा पाता है। ये फैक्चुअल मैं आपको चीजें दे रहा हूं। मैंने जो बातें रखी वो सारी की सारी फैक्ट्स पर रखी। अच्छा, मैंने मुझे- कहा आज एक दिल्ली सेकंड, से शहजाद, देहरादून के आ- हाईवे अभी आखिरी बना बात है। है। बस दूंगा मैं आपको पहले वक्त भी दूंगा, था। आपको वक्त दूंगा। शहजाद ये को देखिए दूंगा। वो क्या क्या दिल्ली से बॉम्बे हाईवे पहले नहीं था? फिर पूरी चली जाती क्या है। दिल्ली से इसका जयपुर जवाब हाईवे तुरंत पहले दीजिए। नहीं था? आपने उन्हें इंटरव्यू क्या किया, मेरा दिल्ली तुरंत से जवाब। चंडीगढ़ हाईवे पहले नहीं था? वो देखो लंबा लेकिन भाषण दे रहे टोल हैं। कितने बढ़ गए वो देख इनको फिर लीजिए। भी शिकायत रहेगी, इसलिए प्लीज मैं फिर कह रहा हूं कि असली मुद्दों पर आइए। पूरे डिबेट के अंदर आप लोगों ने महसूस किया होगा कि किस तरह से केवल और केवल स्टेटमेंट हिंदू मुस्लिम फलाना ढिकड़ा, उसने ऐसा बोल दिया, राम मंदिर। मैंने नहीं टॉपिक स्टार्ट की, आप लोगों के भविष्य का सवाल है। एसएससी और यूपीएससी के रिजल्ट उठा के देख लीजिए, एसएससी में कितनी भर्ती आलोक हुई। जी, राजस्थान चुनाव, एमपी चुनाव, एक सेकंड शहजाद, राजस्थान चुनाव, एमपी चुनाव या फिर ये भी जो चुनाव हुए जिसमें आपको हार मिली, उसमें तो सर ना हिंदू उठ रहा था, ना ही वहाँ बजरंग बली उठ रहा था, कर्नाटक वाला कोई मुद्दा नहीं था, फिर आपको पब्लिक ने क्यों मैं नकार फिर दिया? बताता हूं। 30 सेकंड बताइएगा, फिर जवाब लूंगा मैं। पूरे के पूरे राजस्थान के चुनाव में हाँ। एक मुद्दा उठाया गया जिससे हिंदू मुसलमान किया जा सके, उदयपुर की घटना का, और उसको गलत तरीके से सोशल मीडिया पर चलाया गया। कन्हैया लाल हत्याकांड हो गया। कन्हैया लाल के हत्याकांड हुआ, दुखद था, उसके बच्चों को नौकरी मिली, पैसे मिले, जो एक सरकार कर सकती थी। एनआईए जांच कर रही, अब तो 1 महीना हो गया इनकी सरकार को आए, जांच कहां तक आगे बढ़ी? राजस्थान के अंदर मुख्य मुद्दा यह बनाकर चलाया गया सोशल मीडिया के ऊपर, और अशोक गहलोत जी ने बस कहा कि जवाब- पोलराइजेशन का एक मेजर इफेक्ट रहा। जितनी योजनाएं थी मोदी जी ने कहा सब चलती रहेंगी। पिछले 1 महीने के अंदर सारी की सारी योजनाएं मतलब ये हो बंद गया ना, ठीक है बहुत लंबा शहजाद। समय 5,000 नहीं, अभी नहीं सर, मेरे पास भी टाइम अब नहीं है। 5,000 शहजाद, ना हो। नहीं आलोक जी, 5,000 आलोक जी, interruption आलोक ना हो। जी, हाँ, मुझे शहजाद। बोल तो रोहित लेगा तो और पूरा मुझे- एक sentence मिनट तो सर, कर लास्ट लेगा। 1 मिनट, लास्ट Last 1 one मिनट minute, शहजाद। मैंने एक भी बार 5,000 लोगों interrupt को नहीं किया। आज ही राजस्थान की राजस्थान, ये सरकार क्या ने तरीका सर मैंने है? 3 नौकरी राज्यों से के लिए पूछा निकाला था। है। शहजाद आज ही निकाला है। शहजाद अपनी बात रोहित कीजिए। जी, इन्होंने कहा कि अब देखिए, अब बीच में प्लीज इंटरप्ट मत करना, शहजाद, मैंने आपको point एक भी बार पे। इंटरप्ट नहीं किया। इन्होंने कहते कहते एक गलती कर दी। उन्होंने कहा कि एक भी सांसद मुस्लिम नहीं गया। वैसे क्यों मैटर करता है मुझे नहीं पता, पर सांसद मुस्लिम गया है, वो भी पहाड़ी समाज का, गुजर समाज का गया है, जो है गुलाम अली कटाना। उसको पहली बार जम्मू कश्मीर के बकरवाल समाज से किसी को भेजने का काम 70 साल में हमने किया। हम पूछना चाहते हैं आपसे कि जो मुंबई राइट्स, जो अहमदाबाद, दिल्ली राइट्स, उसके अलावा हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना और मुजफ्फरनगर जंगे जिसमें हजारों मुसलमान काटे गए, वो किसके जमाने में हुए? और पश्चिम बंगाल जो सेकुलरिज्म का एकदम सुंदर गीत वहां पर चलता है, वहां पर 25% मुसलमान है, उनकी पॉपुलेशन में इतनी बड़ी संख्या है, परंतु पीएसयू जॉब्स में 2%, और गुजरात जहां पर 9% है, वहां पर उनकी जॉब्स में संख्या 9%। तो कहां के मुसलमान बेहतर कर रहे हैं? गुजरात के। तो आप बताइए, इतना लंबा आपने प्रोपेगेंडा किया। और मैं तो कह रहा हूं ना कि हिंदू मुस्लिम क्यों करना है? इन्होंने तो एक बार कहा था, इनके सरकार ने, कि पहला अधिकार संसाधनों पर होना चाहिए मुस्लिम समाज का। हमने कहा कि सबका साथ सबका विकास। अगर शौचालय बनते हैं तो शिल्पा के भी बनते हैं, सुल्ताना के भी बनते हैं। अगर रोजगार मिलता है तो रोहित को भी मिलता है और रहम को भी मिलता है। ये हमारी सरकार की नीति। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने खड़गे जी के बयान को तो डिफेंड कर दिया। ये प्रियंक खड़गे का बयान, सनातन इज एज गुड एज ए डिजीज, खंडन कीजिए नाम लेकर। बिल्कुल खंडन करता हूं। तो फिर कार्रवाई क्या है? मंत्री है वो? मैं मेरे हाथ प्रियंक में खड़गे कार्रवाई मंत्री होगी, है, जरूर ये करूंगा। खंडन करने की आपने चैलेंज किया, वो नहीं प्रियंक किया खड़गे का सर। ये तो खंडन फिर किया तो पार्टी मंत्री का बना के पार्टी रखेंगे। का मैं कहता हूं, मंत्री बना के बहुत बहुत रखेंगे। शुक्रिया, कोई भी बयान है, बहुत किसी बहुत का भी शुक्रिया, है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, चलिए, बहुत बहुत वो शुक्रिया गलत है शहजाद, बयान। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको धन्यवाद। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक पक्ष जो बिल्कुल तय है कि 2024 की तैयारी की झलक आपको यहाँ से दिख गई होगी। मुद्दों में हिंदू मुसलमान भी दिख रहा है और प्रभु राम भी है। तो बस तैयारी आप भी कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, छोटा सा ब्रेक के उस पर भी खबरें लगातार जारी है।